हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में फाइब्रस प्रोटीन पढ़ चुके हैं। आज हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स पढ़ेंगे। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये स्ट्रक्चर तब बनती है जब जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स हैं वो आपस में कोइल बना लेती हैं, आपस में गुच्छा बना लेती हैं, जिससे उन्हें एक स्फेरिकल शेप मिल जाती है। दीज आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। और अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें तो जो इंसुलिन होता है और जो एल्ब्यूमिन होता है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो फाइब्रस प्रोटीन है वो तो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनकी होती है। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है इनमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती हैं वो आपस में रैप करके इस तरीके से कोइल बना लेती हैं। इस तरीके से कोइल करके वो एक स्फेरिकल शेप उनको मिल जाती है। अगर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखिए, तो यहाँ पर ये ग्लोबुलर प्रोटीन की स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या हो रहा है, जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन से ये आपस में कोइल कर रही हैं, आपस में गुच्छे बना रही हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए इनके ये गुच्छे बन गए इस तरीके से। और इनकी जो आपस में जब इन्होंने कोइल कर लिया, कोइल बना ली, तो इस तरीके से इनको एक स्फेरिकल शेप मिल गई। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। Structure and shape of protein can be studied at 4 different levels, that is primary, secondary, tertiary and quaternary, each level being more complex than the previous one। तो अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की स्ट्रक्चर की और शेप की, तो इसको हम 4 लेवल पर पढ़ सकते हैं। वो 4 लेवल क्या हैं? प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। यानी जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम 4 लेवल पर उसकी स्टडी करते हैं। एक तो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी इसकी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और क्वाटनरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और इसमें जो ये 4 स्ट्रक्चर दी गई है इनमें से हर एक जो स्ट्रक्चर है वो अपनी पिछली स्ट्रक्चर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो सबसे ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आएंगे वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद जब हम सेकेंडरी से टर्शरी स्ट्रक्चर पर आएंगे वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और जब टर्शरी से क्वाटनरी स्ट्रक्चर पे आएंगे तो इसमें जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये 4 लेवल पर हम पढ़ते हैं। आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि जो ये हम 4 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके जो 4 लेवल पढ़ेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन की अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक ही प्रोटीन के अलग अलग लेवल हैं। यानी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल, उसके बाद उसमें कॉम्प्लेक्स हुई थोड़ी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वाटनरी। तो ये एक ही जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर के अलग अलग लेवल्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो प्रोटीन्स हैं वो आपको पता है उनमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। Each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be the primary structure of the protein। और आपको पता है प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं तो उनमें हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स में एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जो ये एमिनो एसिड है ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़े हुए होंगे। और यही एमिनो एसिड की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है इसी को हम प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। और प्रोटीन में हर एक पॉलीपेप्टाइड में जो एमिनो एसिड हैं वो आपस में स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़े हुए होंगे, जैसे कि ल्यूसीन, उसके बाद ग्लाइसिन, उसके बाद वैलिन। इस तरीके से जो एमिनो एसिड हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जो एमिनो एसिड की ये सबसे ज़्यादा जो सिंपल सीक्वेंस है, एमिनो एसिड की जो ये सीक्वेंस है इसी को हम प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं।
एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट्स ए डिफरेंट प्रोटीन। और जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, इसकी सीक्वेंस में अगर कुछ भी चेंज आएगा, एमिनो एसिड की सीक्वेंस में अगर कुछ भी चेंज आएगा, या फिर कहें प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन की कुछ भी चेंज आ गया, तो प्रोटीन ही बदल जाएगा, उससे एक डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा। तो प्राइमरी प्रोटीन क्या है? प्राइमरी प्रोटीन है सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो आपने फाइब्रस इस तरीके से प्रोटीन पॉलीपेप मान लीजिए, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स में क्या है, जो एमिनो एसिड है वो आपस में लिंक है। जैसे कि ए एमिनो एसिड बी एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ है, और ये सी एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ है, ये डी एमिनो एसिड से, ये ई एमिनो एसिड से। तो इस तरीके से जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो ये एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन की जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड चेन की जो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो आपको ये याद रखना है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जिसमें एमिनो एसिड आपस में लिंक है, उनकी जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, एमिनो एसिड के लिंकेज की जो सबसे स्पेसिफिक सीक्वेंस है, सबसे सिंपल सीक्वेंस है, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एक बार पहले ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, इनकी मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। तो सबसे जो सिंपल सीक्वेंस है, ये कहलाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, इनमें क्या हुआ, धीरे कुछ कोइलिंग हुई, इनमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आई। मान लीजिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में कोइल करके ये थोड़ी इनमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो जब इनमें आपस में कोइलिंग होगी, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब आपस में कोइलिंग होगी, तो ये बनाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, अब इनमें आपस में इस तरीके से कोइलिंग हो गई। अभी तो यहाँ पर ये सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिख रही है, ये हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब क्या हुआ, जो ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें कोइलिंग हो गई, तो इनमें कोइलिंग होने के बाद क्या बना, हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी। अब क्या हुआ, अब जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इनमें थोड़ी और कोइलिंग हो गई, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ी कोइलिंग और ज़्यादा हो गई। मान लीजिए इस तरीके से, ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद ये दूसरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस तरीके से, तो ये बन गई हमारी टर्शरी। और उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई, और ज़्यादा कोइलिंग हो गई। इस तरीके से मिलकर इन्होंने आपस में गुच्छा सा बना लिया, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी प्रोटीन की क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो आप से देख सकते हैं ये सिंपल क्या है, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अलग अलग लेवल हैं। प्रोटीन यहाँ पर सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है, कहने का मतलब है प्रोटीन यहाँ पर सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में है, तो ये हुई प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या हुआ, जो ये सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनमें थोड़ी कोइलिंग हो गई, तो बन गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इनमें और ज़्यादा कोइलिंग हो गई, और ज़्यादा आपस में ही जुड़ गए, तो ये हो गई टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, और ज़्यादा कोइलिंग हो गई, तो ये बन गई हमारी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो सिंपल आप देख सकते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी बनी, सेकेंडरी से टर्शरी बनी, टर्शरी से क्वार्टनरी बनी। तो ये सिंपल इनके अलग अलग लेवल हैं। अगर हम इनको उल्टा देखें, तो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में थोड़ा खुलेगा, थोड़ा सुलझेगा, तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगी। टर्शरी स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा और खोल दें, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा खोल दें, तो ये इससे मिल जाएगी हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर हम और खोल दें, तो इससे मिल जाएगी हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो सिंपल इसमें यही दिया गया है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनमें एमिनो एसिड आपस में लिंक है, इस तरीके से एमिनो एसिड आपस में लिंक है। तो जो ये इनके लिंकेज की जो ये सिंपल सीक्वेंस है, यही कहलाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है, कि अगर प्राइमरी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ गया, जैसा कि मैंने बताया, प्रोटीन की जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज आएगा, वो खुलेगी तो टर्शरी बनेगी, टर्शरी कुछ खुलेगी तो सेकेंडरी बनेगी, सेकेंडरी में कुछ चेंज आएगा, खुलेगी तो वो
प्राइमरी बनेगी। लेकिन अगर प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ गया तो पूरा का पूरा प्रोटीन ही बदल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक प्रोटीन नहीं बदल रहा, यहाँ से यहाँ तक प्रोटीन नहीं बदल रहा, यहाँ से यहाँ तक प्रोटीन नहीं बदल रहा, लेकिन अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आया तो पूरा का पूरा प्रोटीन ही बदल जाएगा। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर वह शेप होती है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें आपस में एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपस में जुड़कर आपस में कोइल बनाकर क्या कर लेती हैं, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना लेती हैं। मान लीजिए ये हमारी सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, अब इनमें क्या हुआ, ये आपस में जुड़ गई, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, इन्होंने क्या किया, आपस में जुड़कर इस तरीके से एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बना ली। तो ये कहलाती है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस तरीके की शेप। They are found to exist in two different type of structure with alpha helix and beta pileated sheet structure। अब जो ये प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो अल्फा हेलिक्स और दूसरी बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। These structure arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between C double bond O and NH group of the peptide bond। अब जो ये हमारी प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या फिर ये जो अल्फा हेलिक्स और बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर है ये कब बनती हैं? तो जो अल्फा हेलिक्स और बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर है ये तब बनती हैं जब जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यानी ये मान लीजिए ये हमारी दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, हमारी अल्फा हेलिक्स और बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर बन जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप और एनएच ग्रुप के बीच में। तो देखिए यहाँ पर ये अल्फा हेलिक्स हमें स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर दी गई है प्रोटीन की, इस तरीके से हमें ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है। इस तरीके से आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर कहलाती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आप देखें यहाँ पर तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है और इस लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स में क्या हो रहा है, आपस में ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस नाइट्रोजन के बीच में और ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इस ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर ये हमारा NH ग्रुप और ये सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये NH ग्रुप और ये सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं डॉट 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 से दिखाया गया है, ये हो रहा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी हुई होती हैं। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में आपस में फोल्डिंग हो जाती है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनमें फोल्डिंग हो जाती है, इस तरीके की फोल्डिंग, इस तरीके से इनमें फोल्डिंग हो जाती है और ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेती हैं। अगर हम देखें बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर, तो बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरीके की वो शीट के रूप में होती है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके की 2D फॉर्म में होती है, शीट के रूप में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेपर की शीट होती है, ये पेपर की शीट कैसे होती है, 2D स्ट्रक्चर। तो ये जो 2D स्ट्रक्चर है ये सेम टू सेम होती है हमारी बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, जो ये हमारे पॉलीपेप्टाइड ग्रुप्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, NH ग्रुप के बीच में और सी डबल बॉन्ड O ग्रुप के बीच में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा NH ग्रुप, ये सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर हम देखें इस तरीके से, मान लीजिए ये शीट है, इस तरीके की शीट, इनमें क्या होगा, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये NH ग्रुप, इनके बीच में यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस तरीके की ये इस तरीके से शीट के रूप में जुड़ी हुई होती हैं।
तो ये हमारी हुई बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Alpha helix is one of the most common ways in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bond by twisting into a right-handed screw helix with the NH group 2 of each amino acid residue hydrogen bonded to the C double bond of an adjacent turn of the helix as shown in figure 14.1। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होती है ये सबसे कॉमन स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या करती है, वो राइट हैंडेड स्क्रू के रूप में हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में अपने आप को फॉर्म करती है। हेलिकल स्ट्रक्चर यानी इस तरीके की स्ट्रक्चर। और जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होती है ये राइट हैंडेड स्क्रू के रूप में चलती है। राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब, मान लीजिए आपने ये कोई स्क्रू लिया, इस तरीके की अगर मैं एक स्क्रू बनाऊं, इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक स्क्रू बना लिया, तो इस स्क्रू को मैं अगर इस तरीके से घुमाऊं इधर से इधर की ओर राइट हैंडेड के रूप में, इधर से लेकर मैं अगर इसको इधर इस तरीके से घुमाऊं तो ये क्या होगा, ये इसका राइट हैंडेड फैशन होगा। तो ये जो हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है ये भी राइट हैंडेड फैशन में ही बनती है, राइट हैंडेड वे में बनती है। किस तरीके से, स्क्रू को अगर हमने इस तरीके से राइट हैंडेड स्ट्रक्चर के रूप में घुमाया, राइट हैंडेड फैशन के रूप में घुमाया, तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगी। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमारी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रही है ये भी राइट हैंडेड फैशन के रूप में ही बन रही है, इस तरीके से राइट हैंडेड फैशन के रूप में। और इसमें क्या होता है, जो ये हमारी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इसमें जो NH ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ। ये जो हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये राइट हैंडेड फैशन में यहाँ पर बनी हुई होती है, जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप NH ग्रुप के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनमें क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है, और फोल्डिंग होने के कारण हमें ये हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करें अगर हम बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर की, इन बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स are stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side which are held together by intermolecular hydrogen bonds। बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, सभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग हो जाती है, वो खिल जाती है, यानी वो खुल जाती हैं। तो बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जो पेप्टाइड चेन्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग हो रही है और इनके मैक्सिमम लेवल तक इनमें स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ये पेप्टाइड चेन्स हैं ये क्या कर लेती हैं, शीट के रूप में आ जाती हैं, और ये जो शीट्स हैं ये एक दूसरे के पास पास लगी हुई होती हैं। और जब इनमें मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया, ये जो हमारी पेप्टाइड चेन्स है जब इनमें मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग इनमें हो गई, तो इसके बाद इनमें क्या हो जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस तरीके से क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारी पेप्टाइड चेन है, इन पेप्टाइड चेन में क्या हुआ, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ। मैक्सिमम एक्सटेंशन होने के कारण ये शीट के रूप में हमें दिखाई देती हैं, और जो ये शीट के रूप में हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं इनके बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरीके से ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। The structure resembles the pillated fold of drapery and therefore is known as beta pillated sheet structure। और जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होने के बाद जो हमें ये पेप्टाइड चेन्स की स्ट्रक्चर होती है ये हमें शीट के रूप में दिखाई देती है, यानी ड्रेपरी में जो फोल्ड होते हैं इनके रूप में हमें ये दिखाई देती हैं, इसलिए हम इसको बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस तरीके की कुछ ये स्ट्रक्चर इनमें बन जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके की स्ट्रक्चर इनमें बन जाएगी। ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी एक शीट स्ट्रक्चर है। बात करते हैं हम प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर कब बनेगी, प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर तब बनती है जब हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की उसमें थोड़ी और कोइलिंग हो जाती है। मान लीजिए ये हमारी प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी और ये भी प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब जो ये प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जब ये आपस में कोइल कर लेंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, इस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगी तो ये बन जाएगी हमारी प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर।
The tertiary structure of protein represent overall folding of the polypeptide chain, that is further folding of the secondary structure। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जब उसमें आगे और फोल्डिंग होगी, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब फर्दर फोल्डिंग होगी, आगे थोड़ी और फोल्डिंग होगी, तो उससे हमें क्या बन जाएगी, प्रोटीन की हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इट गिव राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप विज फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। अब ये देखिए, जो ये हमारी प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर है, इससे हमें दो शेप मिलती हैं, एक तो फाइब्रस शेप और दूसरी ग्लोबुलर शेप। द मेन फोर्सेज विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वांडरवाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो प्रोटीन की सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होती हैं, ये स्टेबलाइज कैसे होंगी? प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई, टर्शरी स्ट्रक्चर बन गई, अब इनमें स्टेबलाइजेशन कैसे आएगा? तो प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनती हैं, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होती है, साथ ही साथ इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं। इसके कारण ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनके बीच में यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर ये फॉर्म हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डाइसल्फाइड लिंकेजेस हो गया, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। इन्हीं अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। अब बात करते हैं हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की। वही है, जब टर्शरी स्ट्रक्चर में थोड़ी और कोइलिंग होगी, थोड़ी और फोल्डिंग होगी, तो प्रोटीन की क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर्ड टू एज सब यूनिट। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो ये दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, उनकी सब यूनिट कहते हैं। अब क्या है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होंगे, और जो ये दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, यही क्या कहलाती हैं, इनकी सब यूनिट कहलाती हैं। और जो ये प्रोटीन में जो ये सब यूनिट है, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो ये सब यूनिट हैं, इनकी जो आपस में स्पेटियल अरेंजमेंट होती हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, प्रोटीन में जो ये सब यूनिट होती हैं, इनकी आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो स्पेटियल अरेंजमेंट होगी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सब यूनिट की जो अरेंजमेंट होगी, वही कहलाएगी इनकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अब हम इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं। A diagrammatic representation of all these four structure is given in figure 14.3 where each colored ball represent an amino acid। अब यहाँ पर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है हर एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की। और इस स्ट्रक्चर में क्या है, जो आप ये कलर बॉल देख रहे हैं, इसमें हर एक कलर बॉल अलग अलग एमिनो एसिड है। जैसे ग्रीन कलर की बॉल अलग एमिनो एसिड, पिंक कलर की बॉल अलग एमिनो एसिड, ये ब्लू कलर की बॉल अलग एमिनो एसिड, इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर हर एक बॉल अलग अलग एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले देखिए प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। अब जो ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ी कोइलिंग हुई, थोड़ी फोल्डिंग हुई, तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई। अब जो ये प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ी और फोल्डिंग हुई, तो ये क्या बन गई, तो यहाँ पर ये हमारी प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर बन गई। तो देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग हुई, सिंपल थी, उसके बाद इस सिंपल स्ट्रक्चर में थोड़ी फोल्डिंग हो गई तो सेकेंडरी बन गई। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ी और इस तरीके से थोड़ी और फोल्डिंग हो गई तो टर्शरी स्ट्रक्चर बन गई। अब बात करते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, और इनको हम कहते हैं इनकी सब यूनिट। और जो ये अब पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर जो ये सब यूनिट हैं, जब ये आपस में फोल्डिंग कर लेती हैं तो ये बना लेती हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये एक सब यूनिट है, ये इसकी दूसरी सब यूनिट है, ये इसकी तीसरी सब यूनिट है। अब जो ये तीन सब यूनिट है, ये आपस में मिल गई, ये वाली और ये वाली, ये आपस में मिल गई कुछ इस तरीके से। जब ये तीन या दो से ज़्यादा सब यूनिट आपस में मिल गई तो इन्होंने बना ली प्रोटीन की क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कैसे बनी। मान लीजिए प्रोटीन की है एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक सब यूनिट,
ये दूसरी सब यूनिट, ये तीसरी सब यूनिट, ये चौथी सब यूनिट। अब ये सारी की सारी सब यूनिट आपस में फोल्ड हो गई इस तरीके से, इस तरीके से आपस में ये फोल्ड हो गई। तो ये बनाती रहती है हमारी यहाँ पर क्वार्टरी स्ट्रक्चर। जैसे कि ये सब यूनिट, ये सब यूनिट, ये वाली सब यूनिट, तो क्वार्टरी स्ट्रक्चर बन गई। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, टू सब यूनिट ऑफ टू टाइप्स इन इक्वल क्वार्टरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये दो सब यूनिट दी गई हैं, एक तो ये वाली सब यूनिट हमारी और एक ये वाली सब यूनिट, ये आपस में जुड़ी हुई हैं और मिलकर क्वार्टरी स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो सिंपल है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ दी गई हैं, ये भी देख लेते हैं। कलर डायग्राम यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी प्रोटीन की सिंपल स्ट्रक्चर प्राइमरी। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ फोल्डिंग हुई तो ये हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई। और ये किसकी दी गई है? ये हीमोग्लोबिन की दी गई है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल सिंपल रूप में। और उसके बाद ये दी गई है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हुई, यहाँ पर इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर की थोड़ी कोइलिंग हो गई कुछ इस तरीके से। ये दी गई है यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद ये बनी इसकी टर्शरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ी और कोइलिंग हुई, थोड़ी और कोइलिंग होने के बाद यहाँ पर ये बनी टर्शरी स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये क्वार्टरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब यूनिट, मान लीजिए एक सब यूनिट है, एक सब यूनिट है, ये आपस में इन्होंने फोल्डिंग कर ली, ये बन गई हमारी क्वार्टरी स्ट्रक्चर। एक ये सब यूनिट, एक ये सब यूनिट, तो ये आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, क्वार्टरी स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन के डीनेचुरेशन की। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। Protein found in a biological system with a unique three-dimensional structure and biological activity is called a native protein। तो जो प्रोटीन नेचर में पाया जा रहा है या बायोलॉजिकल सिस्टम में, ऐसा प्रोटीन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जा रहा है, जिसकी अपनी 3D स्ट्रक्चर होती है, जो यूनिक होती है, और उसकी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ऐसा प्रोटीन हमारा कहलाता है नेटिव प्रोटीन। तो नेटिव प्रोटीन सिंपल क्या है, तो नेटिव प्रोटीन वह प्रोटीन है जो सिंपल नेचुरली बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जा रहा है, जिसकी अपनी 3D स्ट्रक्चर होगी अपनी अलग से, और जिसकी अपनी एक यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। When a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, the hydrogen bond are disturbed। तो जब भी किसी नेटिव प्रोटीन में क्या किया जाएगा, कुछ चेंज किया जाएगा। चेंज कैसे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम उसमें फिजिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि या तो हम उसका टेम्परेचर क्या कर दें, प्रोटीन के आसपास की जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, ये तो हो जाएगा फिजिकल चेंज। या फिर नेटिव प्रोटीन में हम कुछ केमिकल चेंज कर दें। केमिकल चेंज कैसे करेंगे, या तो हम पीएच में चेंज कर दें, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ऐसा प्रोटीन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में नेचुरली पाया जा रहा है, जिसकी अपनी एक यूनिक स्ट्रक्चर है, अपनी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ऐसा प्रोटीन कहलाता है नेटिव प्रोटीन। तो जब हम इस नेटिव प्रोटीन में कुछ फिजिकल चेंज करते हैं या फिर कुछ केमिकल चेंज करते हैं, फिजिकल चेंज मतलब या तो हम उसके आसपास का टेम्परेचर चेंज कर दें, केमिकल चेंज मतलब या तो हम उसके पीएच में चेंज कर दें, तो इन चेंजेस के कारण क्या होता है कि जो नेटिव प्रोटीन है उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड में डिस्टर्बेंस आ जाता है। Due to this, globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity। और इसी के कारण, इसी डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, प्रोटीन के जो ग्लोब्यूल्स हैं, प्रोटीन के जो हेलिक्स हैं, उनमें क्या हो जाता है, वो उनमें अनकोइलिंग हो जाती है, वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आपको पता है प्रोटीन में जो हेलिक्स हैं या फिर जो ग्लोब्यूल्स हैं, जब वो खुलना स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस करना स्टार्ट कर देता है, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मान लीजिए प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये अब क्या हुआ, जो ये प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर है,
इसमें हमने क्या किया, कुछ फिजिकल चेंज किया, यानी प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर के जो आसपास का टेम्परेचर है वो हमने चेंज कर दिया, या फिर इसका हमने पीएच चेंज कर दिया। तो ये टेम्परेचर चेंज करने के कारण या पीएच चेंज करने के कारण क्या होता है, जो प्रोटीन की जो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्बेंस होने के कारण ये जो प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है, प्रोटीन की यहाँ पर जो ये कोइलिंग हो रही है, ये खुलना स्टार्ट हो जाती है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर खुल के यहाँ पर सेकेंडरी बना लेगी और उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर खुलकर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेगी। तो प्रोटीन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड में डिस्टर्बेंस होने के कारण प्रोटीन यहाँ पर खुलता चला जा रहा है। प्रोटीन की क्या हो रही है, प्रोटीन की यहाँ पर अनकोइलिंग हो रही है, प्रोटीन की जो कोइल्स थी वो खुलती चली जा रही है। अब जब ये प्रोटीन्स की कोइलिंग खुल गई, प्रोटीन अनकोइल हो गया, प्रोटीन की फोल्डिंग खुल गई, इससे क्या होता है, प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देता है और यही कहलाता है प्रोटीन का डीनेचुरेशन। क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा प्रोटीन का डीनेचुरेशन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है कि जो नेचुरेशन के दौरान, नेचुरेशन प्रोसेस के दौरान सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, लेकिन प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। ये मैं आपको अगर ऊपर दिखाऊं, यहां पर ये प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। अब मान लीजिए प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर इसका डीनेचुरेशन हुआ, प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन हो जाएगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होकर डीनेचर होके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चली गई तो टर्शरी स्ट्रक्चर तो खत्म हो गई। अब जो ये सेकेंड स्ट्रक्चर है इसका डीनेचुरेशन हुआ तो सेकेंड स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन होके वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई तो सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ पर खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्शरी स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉयड, सेकेंड स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉयड। अब बची जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर डीनेचुरेशन प्रोसेस के दौरान डिस्ट्रॉय नहीं होती, प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसी है बिल्कुल ऐसी ही रहती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सेकेंडरी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो जैसी है ऐसी रहेगी, इसका डीनेचुरेशन नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन नहीं होता, तो किसका नहीं होता, प्राइमरी स्ट्रक्चर का। द कोआगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। आप देखते हैं कि जो एग होता है यानी जो अंडा होता है उसमें जो उसका वाइट पार्ट होता है वो उबालने के बाद सॉलिड हो जाता है। अगर आप कच्चा अंडा लें और कच्चे अंडे को आप फोड़ें तो उसमें क्या निकलता है, उसमें एक लिक्विड निकलता है, वाइट कलर का लिक्विड। लेकिन आप जब अंडे को उबाल देते हैं, एग को उबाल देते हैं, बॉईल कर देते हैं, तो एग को बॉईल करने के बाद क्या होता है, एग का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो सॉलिड हो जाता है। मान लीजिए ये एग है इस तरीके से, इसके बीच में ये अंदर येलो पार्ट, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, एग के अंदर ये है इसका येलो पार्ट, ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर ये येलो पार्ट हो गया, और इसके अंदर यहाँ पर ये येलो पार्ट के चारों तरफ एक लिक्विड होता है। अब हमने क्या किया, मान लीजिए इस एग को बॉईल कर दिया, एग को उबाल दिया, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एग का जो येलो पार्ट है ये तो येलो ही रहेगा, मतलब थोड़ा सॉलिड हो जाता है। यहाँ पर ये हो गया थोड़ा सॉलिड, और ये थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में होता है, यहाँ पर ये थोड़ा और ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। लेकिन एग के चारों तरफ जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये लिक्विड था वाइट कलर का लिक्विड, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये वाइट कलर से ये भी सॉलिड हो जाता है, कुछ इस तरीके से लिक्विड का यहाँ पर ये सॉलिड बन जाता है। तो जो ये इसको कहते हैं हम एग वाइट। तो जो ये एग वाइट है ये बॉईल करने के बाद यहाँ पर सॉलिड हो रहा है, यही कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोटीन के डीनेचुरेशन का एक कॉमन एग्जाम्पल है।
अनदर एग्जाम्पल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क विच इज कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। तो एक तो हो गया एग वाइट का कोआगुलेशन, किसका एग्जाम्पल, प्रोटीन के डीनेचुरेशन का। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो मिल्क की कर्डलिंग हो जाती है, यानी जो मिल्क से दही बन जाता है, ये भी एग्जाम्पल है प्रोटीन के डीनेचुरेशन का। और ये कब बनेगा, ये बनता है जब मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। मिल्क के अंदर जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो उससे मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कब बनता है, जो ये बनता है जब मिल्क, आपको पता है मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसी बैक्टीरिया के कारण यहाँ पर लैक्टिक एसिड इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। हम क्या करते हैं, मिल्क में बाहर से थोड़ा सा दही मिला देते हैं और उस दही से क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका बिल्कुल मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी प्रोटीन के डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल है।